हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है ज़रा हटकर, जहाँ प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं और ना ही हम कुछ गलत करना चाहते हैं। आप बेशक बेला को ले जाए, क्योंकि बेला की ज़िंदगी से बढ़कर हमारे लिए भी कुछ भी नहीं है। हमने बेला को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़कर चाहा है, इसलिए आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। मासा जाने दीजिए इन्हें, अनंत ने कहा। देवराज, अगर आज सच महारानी बेला के सामने नहीं आया तो फिर। कहते कहते मासा रुक गए। जो होगा उसको हम खुद संभाल लेंगे, पर हम नहीं चाहते हैं कि बेला या बेला से जुड़ा कोई भी रिश्ता हमारे कारण आहत हो, अनंत ने कहा। तो मानव ने गहरी सांस ली और बेला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। प्लीज़ भैया रुक जाइए, मैं जानना चाहती हूँ सारा सच। मैं जानना चाहती हूँ उस एहसास का सच जो मैं बचपन से महसूस करती आ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ अपना और अनंत का सच। मैं जानना चाहती हूँ कि जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था, तब भी अनंत मुझसे आकर मिलता था। ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहती हूँ, बेला बोली। मानव ने उसे देखा, जिन्हें हम अपना दोस्त समझते थे, और आप कहते हो कि वह मेरे आसपास रहते थे और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कि सौंदर्या कौन है और उसका देवराज कौन है। क्यों उन लोगों ने मुझे किडनैप किया, ये सोचकर कि मैं देव की सौंदर्या हूँ और उसे बचाने के लिए देव जरूर आएगा, बेला ने कहा। तो अनंत के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई, तो वही मानव आश्चर्य से उसे देख रहा था। पर देव की जगह मुझे बचाने के लिए अनंत आया, तो उन लोगों ने अनंत को देवराज कहा और मुझे सौंदर्या। मुझे सारा सच जानना है भैया, प्लीज़ रुक जाइए, एक बार इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बेला ने कहा। ठीक है, फिर तेरे कहने पर और तेरी खातिर मैं इन लोगों की बात सुन रहा हूं, पर बेला इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी मर्जी चलेगी। तू बिल्कुल भी मत घबराना, तेरा भाई है तेरे साथ। भले मुझे जान देनी पड़े, पर मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मानव बोला। जानती हूँ मैं भैया कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर फिर भी आप विश्वास रखो भैया, मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। जो सच आज आपको पता चला है, शायद उसको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बेला ने कहा। तो मानव ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। हाँ भैया, मैं यह नहीं जानती थी कि अनंत बरखा और वरुण भेड़िए, पर मैं ये जानती थी कि अनंत नॉर्मल इंसान नहीं है। कुछ तो है जो इसमें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यह जब भी मुझे मिलने आया है, मुझे हमेशा एहसास हुआ है कि नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए मैं पहले से जानती थी कि अनंत जिसे मैं प्यार करती हूँ वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। पर सच भी मैं जानना चाहती हूँ भैया, और आप इन सब पर विश्वास करो ना करो ना करो, अपनी बहन का विश्वास तो करते हो ना, बेला बोली। मानव खामोश रहा। सालों से अनंत को जानती हूँ भैया, और आज तक मुझे कोई खतरा नहीं हुआ इससे। वह मुझे बेहद चाहता है तो अपनी जान दे सकता है, पर आपकी बेला को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इतना विश्वास कीजिए भैया मेरी खातिर, बेला ने कहा। तो मानव ने अनंत की तरफ देखा, जो कि अपनी गहरी आंखों से बेला और मानव को देख रहा था। काश कि तुम इंसान होते तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों अपनी बहन को सौंप देता, पर मैं ऐसे कैसे अपनी बहन को तुम्हें सौंप दूं, जबकि तुम इंसान नहीं, मानव मन ही मन बोला। तो अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रेम को दायरे में नहीं बांधा जाता मानव, जरूरी नहीं है कि प्रेम सिर्फ इंसान ही निभा सके। मानव, भेड़ियों और इंसानों का रिश्ता नया नहीं है, अनंत बोला। तो मानव ने उसकी तरफ देखा। प्रेम की परिभाषा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है मानव, प्रेम हर प्राणी करता है, हर जीव करता है, बस उसका प्रेम करने का तरीका अलग होता है। और क्योंकि इंसानों ने कभी दूसरों को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं समझते। आप इंसानों की दुनिया में तो फिर भी एक के जाने के बाद कई बार दूसरा जीवन में आ जाता है, पर हम भेड़ियों के लिए ऐसा नहीं है। हम जिसे अपना जीवन साथी मान लेते हैं, फिर हम किसी दूसरे के साथ कभी नहीं जुड़ पाते, और बेला के साथ हमारा संबंध पिछले जन्म का है, और हम आज तक बेला का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे प्रेम पर शक न कीजिए, अनंत ने कहा। तो मानव ने आंखें फाड़कर उसे देखा। जिससे आप बात कर रहे हैं वह कोई सामान्य इंसान नहीं है मानव, वह श्वेत भेड़िया साम्राज्य के युवराज है, और भावी महाराज युवराज देवराज है, और अपने कठिन तप और साधना के बल पर असीम शक्तियों के मालिक हैं। ये दूसरे के मन में चलने वाले भाव भी पढ़ सकते हैं, भाव, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, मासा ने कहा। तो मानव एकदम से शॉक्ड हो गया। आइए भैया, मुझे सारा सच जानना है, बेला ने कहा, और वापस से मानव का हाथ पकड़कर उस चबूतरे की तरफ चल दी जिधर गुरु मासा और अनंत खड़े हुए थे। बरखा और वरुण भी उन लोगों के पीछे चल दिए। आइए आप दोनों बैठिए यहाँ, मासा बोले। तो मानव और बेला उनके सामने बैठ गए। ये कहानी आज की नहीं है, सालों पहले शुरू हुई थी, मासा बोले। तो बेला और मानव ध्यान से सुनने लगे। जंगल की एक गुप्त दीवार के पीछे एक अलग दुनिया है, दुनिया मानव भेड़ियों की। उसी दुनिया में सालों पहले फ्लैशबैक, भेड़िया कुल के महाराज आदित्यराज की लूना आर्की ने एक सफ़ेद रंग के भेड़िए को जन्म दिया, नाम रखा गया अभयंत। आर्की की मृत्यु के पश्चात आदित्यराज की लूना श्यामल भेड़िया समुदाय की शामली बनी, और उन्होंने श्वेत वर्ण भेड़िए को जन्म दिया, जो कि अत्यंत बलशाली था, नाम रखा गया वज्रकाय।
अभियंत हालांकि वज्रकाय जैसा ताकतवर नहीं था पर उसके अंदर अच्छे गुण थे। वह प्रजा पर ध्यान देता था, सबकी बात सुनता था और उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं था। जबकि इससे उलट वज्रकाय अत्यधिक गुस्से वाला, किसी की बात ना सुनने वाला और घमंडी प्रवृत्ति क्या था। उसे राजा का पुत्र होने का अत्यंत अभिमान था और इस बात का फायदा वह अक्सर ही उठाता था, पर वह इस बात से अनजान था कि महाराज आदित्यराज की नज़र हर समय अपने दोनों पुत्रों पर थी। राजा किसको बनाया जाए यह अभी तय नहीं हुआ था। महाराज, अब दोनों युवराज बड़े हो गए हैं, आपको इन दोनों में से किसी एक को राजा घोषित कर देना चाहिए। मासा ने आदित्यराज से कहा। मासा आदित्यराज के कुल गुरु और सलाहकार थे। हाँ मासा, हम भी यही सोच रहे थे पर अभी तक हम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि किसे राजा घोषित किया जाए। दोनों कुमार एक से बढ़कर एक है, चाहे फिर वह ज्ञान विद्या हो या फिर पराक्रम और शक्ति। महाराज बोले, फिर भी आपको निर्णय तो करना ही होगा महाराज, क्योंकि राजा तो एक ही बनेगा। गुरु मासा बोले, आपके हिसाब से कौन उपयुक्त रहेगा? महाराज ने पूछा। महाराज, ये निर्णय तो आपका है। मासा ने कहा, पर हमने ही आपको दोनों कुमारों पर नजर रखने के लिए कहा था और आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं मासा? हमें बताए। महाराज बोले, महाराज ये बात सच है कि वज्रकाय ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है और हमारे कुनबे को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, किंतु उनके अंदर कोमलता नहीं है। जबकि अभियंत पराक्रमी होने के साथ साथ कोमल हृदय ही हैं और वैसे भी वह वज्रकाय से उम्र में भी बड़े हैं। उस हिसाब से राजा उन्हीं को बनाना चाहिए। मासा ने सलाह दी। किंतु ये बात गलत है मासा, कुनबे का राजा सदैव शक्तिशाली को बनाया जाता है। तभी वज्रकाय की मां शामली बोली, ये निर्णय आपका नहीं है, तो आप शांत रहिए। महाराज बोले। वह भी मासा की बात से सहमत थे। अगर आपने मेरे पुत्र को राजा नहीं बनाया तो मैं अपने पुत्र को लेकर अपने कुनबे में वापस लौट जाऊंगी और उसे वहां का राजा बनाऊंगी। शामली ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, पर अब वो कुनबा आपका नहीं रहा। हमारे साथ आने के बाद, हमारी लूना बनने के बाद ये कुनबा आपका है। आपके बेटे को वहां का राजा भी नहीं बनाया जाएगा। महाराज ने उन्हें समझाया पर वह नहीं मानी और महाराज ने जैसे ही अभियंत को राजा घोषित किया, शामली वज्रकाय को लेकर श्वेत भेड़िया समुदाय छोड़कर वापस श्यामल भेड़िया समुदाय में शामिल हो गई। हालांकि वज्रकाय को वहां भी राजा नहीं बनाया गया क्योंकि उन लोगों के हिसाब से वह अब श्वेत वीडियो समुदाय का हिस्सा था, पर फिर भी अपमान वज्रकाय और उसकी मां दोनों को ही बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह वापस नहीं आए और वहीं पर रहने लगी। धीरे धीरे श्यामल भेड़िया समुदाय ने उन्हें अपना मान लिया और वज्रकाय ने अपनी कूटनीति के सहारे वहां का राज्य भी हड़प लिया, पर उसके मन में अभियंत और श्वेत भेड़िया समुदाय के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नाराजगी थी, जो धीरे धीरे नफरत में बदल गई और वह श्वेत भेड़िया समुदाय को श्यामल भेड़िया समुदाय का दुश्मन मानने लगा और इसी तैयारी में रहने लगा कि कैसे भी करके श्वेत भेड़िया समुदाय को खत्म किया जाए और वहां पर खुद का शासन स्थापित किया। कुछ सालों बाद अभियंत के यहाँ युवराज देवराज को जन्म दिया तो वही वज्रकाय के यहाँ समर का जन्म हुआ। पर यह नफरत और नाराजगी अब भी कायम थी, जो कि वज्रकाय ने अब अपने बेटे के अंदर भर दी थी और वह अंदर ही अंदर श्वेत भेड़िया समुदाय के महाराज अभियंत और उनके युवराज देवराज से नफरत करने लगा। और उसका एक ही उद्देश्य था कि जो साम्राज्य और जो कुनबा उसके पिता को नहीं मिला वो कैसे भी करके उसे हासिल करना, और इसके लिए उसे भले अपने चचेरे भाई देवराज की जान भी क्यों न देनी पड़े, पर वह श्वेत भेड़िया साम्राज्य को हासिल करके रहेगा। युवराज देवराज भी अपने पिता अभियंत की तरह सक्षम, शालीन और आकर्षक थे, और सबसे बड़ी बात वह भी एक मानव भेड़िया बनने की क्षमता रखते थे, जो कि इस कुनबे के हर भेड़िए के अंदर थी। वह बेहद शक्तिशाली थे और साथ ही बहुत ही शालीन भी। जल्दी ही श्वेत भेड़िया साम्राज्य में उनकी प्रशंसा होने लगी और सब उनके प्रति समर्पित होने लगे। उनके दो खास मित्र भी थे, वरुण और बरखा, जो कि देवराज पर जान न्यौछावर करते थे। वो देवराज के खास अंगरक्षक भी थे। तारांकन। कुछ दिनों बाद तारांकन, महाराज, हमारे भेड़िया समाज का एक युवा हेमू 2 दिन से लापता है और हमें लग रहा है कि वह इस सीमा रेखा को पार करके बाहर के जंगल में चला गया है। एक सेवक ने आकर महाराज को कहा, पर यह तो ठीक नहीं है क्योंकि बाहर का जंगल हम मानव भेड़ियों के लिए सही नहीं है। हमारा कुनबा और हमारा साम्राज्य एकदम अलग है। हम सामान्य जंगली जानवरों से अलग है और इसी वजह से हम इस सीमा रेखा के अंदर रहते हैं, जहां पर ना ही किसी सामान्य इंसान को आने की इजाजत है और ना ही दूसरे जीव जंतुओं को। महाराज बोले, लेकिन उसे वापस लाने के लिए हमें बाहर जाना ही होगा और उसका बाहर रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसके जरिए कोई भी हमारी सीमा रेखा के अंदर आ सकता है और ये इस कुनबे के लिए सही नहीं है। सेवक बोला, हाँ, इस सीमा के भीतर का आधा हिस्सा हमारा है और आधा श्यामल भेड़ियों का। हालांकि वो भी हमारे हिस्से में नहीं आते, सिर्फ झरने तक आते हैं, पर बाहरी मानव या जानवर का प्रवेश वर्जित है। महाराज बोले, किंतु अब क्या आ गया है? एक दूसरा सेवक बोला, ठीक है, हम कुछ करते हैं। महाराज बोले, महाराज की आज्ञा हो तो हम खुद जाकर उसे ढूंढकर वापस लाना चाहेंगे। देवराज ने कहा, ठीक है, आप जाइए। देवराज पर ध्यान रखिए कि ना ही आपको खतरा हो, ना ही उस भेड़िए को, और साथ ही किसी भी बाहरी इंसान को इस सीमा रेखा के अंदर आने की अनुमति नहीं है। महाराज बोले, जी महाराज, हम ध्यान रखेंगे।
देव बोला और उसी के साथ वह अपने मानव भेड़ियों के लिए बने उस जंगल की सीमा रेखा के बाहर निकल गया। देव हेमू को ढूंढने के लिए अपने मानव भेड़िया राज्य की सीमा से बाहर के जंगल में आ जाता है। वह चारों तरफ घूमकर हेमू को ढूंढ रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज गूंजी और देव का ध्यान बरबस ही उस तरफ खींचा चला गया। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कि बहुत ही मीठे सुर में गा रही थी। एक सम्मोहित करने वाली डोर से बंधा देव उस ओर बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर पर उसने जाकर देखा कि लड़कियों का एक समूह जंगल में बैठा है। शायद वह लोग किसी पिकनिक वगैरह के लिए आए थे। यह शायद किसी कॉलेज का पिकनिक ट्रिप था। उनके साथ उनके टीचर्स भी थे। सारी लड़कियां एक गोल घेरा बनाकर बैठी हुई थी और उनके बीच में पत्थर पर एक लड़की बैठी हुई गाना गा रही थी। देव ने तुरंत भेड़िए से इंसान का रूप लिया और पेड़ के पीछे खड़े होकर उस लड़की को देखने लगा। बेहद खूबसूरत और मासूम सी वह लड़की देव के दिल में एक पल में उतर गई। आज तक देव को किसी के लिए यह एहसास कभी महसूस नहीं हुआ था जो उस लड़की को देखकर हुआ, और वह खोया हुआ था उस लड़की के चेहरे और उसकी मधुर आवाज में। देव को अपना दिल आज कुछ अलग ही तरीके से धड़कता हुआ महसूस हुआ और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। पहली नज़र की मोहब्बत शायद इसे ही कहते हैं जो हमें आपको देखकर हो रही है। अब तो आपके बारे में जानना ही पड़ेगा, देव खुद से ही बोला। तभी उस लड़की का गाना बंद हुआ और सभी लड़कियों ने तालियां बजाई। वाह सौंदर्या, तुम्हारी आवाज में तो जादू है, कोई एक बार सुन ले तो दीवाना हो जाए। तभी उनमें से एक लड़की बोली तो सौंदर्या मुस्कुरा उठी। सौंदर्या, देव खुद से ही बोला। तभी सौंदर्या की नज़र पेड़ के पास खड़े देव पर गई और सौंदर्या ने उसे देखकर आंखें छोटी की। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सौंदर्या बोली तो बाकी लड़कियों ने भी देव की तरफ देखा। वाओ, ही इज सो हैंडसम, चार्मिंग एंड हॉट। लड़कियां बोली तो सौंदर्या ने उन्हें घूर के देखा और फिर देव को देखा। वाकई में ये बहुत डैशिंग है, सौंदर्या खुद से बोली। उसकी मन की बात सुन देव मुस्करा उठा। कौन हो आप यंग बॉय? तभी एक प्रोफेसर बोले। वह बस हम यूं ही घूमने निकल आए थे, हमारा नाम देव है, देव ने कहा। पर बेटा ये जंगल है और जंगल में यूं अकेले नहीं आना चाहिए आपको। हम सब तो एक ग्रुप में आए हैं। जंगल में अकेले आप कहीं खो भी सकते हो और फिर जंगली जानवरों का भी डर होता है। तभी उनमें से एक टीचर बोले। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर मन किया मेरा तो आ गया और फिर इनकी आवाज़ इतनी मधुर है, इससे खींचा हुआ यहाँ तक चला आया, वरना मैं तो जंगल के बाहर ही जा रहा था, देव ने कहा और वापस से सौंदर्या की तरफ देखा जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वाकई में आपकी आवाज़ में जादू है, आपकी आवाज़ की कशिश ही है कि मैं खींचा हुआ यहाँ तक चला आया। देव दोबारा बोला। थैंक यू सो मच, वैसे मेरा नाम सौंदर्या है। सौंदर्या ने खड़े होकर उसके सामने हाथ करके कहा तो देव ने उसकी हथेली ली। देव के स्पर्श से सौंदर्या को भी अजीब सा महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे कि कोई तरंग उसके अंदर प्रवाहित हुई हो। अच्छा कोई बात नहीं है, वैसे तो ये सब लड़कियों का ग्रुप है, पर फिर भी तुम यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। जब हम जाएंगे तब तुम भी हमारे साथ चलना है, क्योंकि इंसानियत के नाते हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर खतरा हो सकता है। तभी एक दूसरे टीचर बोले। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देव ने कहा और वह भी उनके ग्रुप के साथ बैठ गया। सभी लड़कियां मस्ती कर रही थी, इधर से उधर दौड़ भाग कर रही थी और देव खोया हुआ सा सिर्फ और सिर्फ सौंदर्या को देख रहा था। ये बात सौंदर्या को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि देव उसके प्रति आकर्षित है और उसे देख रहा है। सौंदर्या को भी एक लगाव देव के लिए हो रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। इस बीच देव की सौंदर्या और बाकी लड़कियों से बातचीत और दोस्ती हो गई थी। चलो अब हमें लगता है निकलना चाहिए, रात को जंगल में रुकना ठीक नहीं है, एक प्रोफेसर ने कहा और उसी के साथ उन लोगों ने अपना सामान समेटा और थोड़ी दूर खड़ी अपनी अपनी बस के पास आ गए। सामान बस में रखा और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। चलो देव तुम भी हमारे साथ, यूं जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है, शहर तक तुम हमारे साथ चलो, उसके बाद तुम अपने घर निकल जाना, प्रोफेसर बोले तो देव भी बस में आ गया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा सौंदर्या की सीट खाली थी। देव को मानो मनचाही मुराद मिल गई और वह जाकर सौंदर्या के साथ उसकी सीट पर बैठ गया और उसी के साथ बस आगे बढ़ गई। सौंदर्या खिड़की से बाहर दे रही थी और उसके घुंघराले बालों की लंटें उड़कर देव के चेहरे तक आ रही थी। देव पूरी तरीके से सौंदर्या के रूप, सौंदर्य और उसके व्यक्तित्व में खो चुका था कि तभी सौंदर्या का ध्यान गया कि देव भी उसे देख रहा है। क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? सौंदर्या ने धीरे से कहा। क्यों देखने की कोई मनाही है? इंसान हर समय सुंदरता देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, और फिर आपका तो सिर्फ शरीर नहीं सुंदर, आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है और आपका मन भी बहुत सुंदर है, फिर हम क्यों ना देखें? देव ने सपाट और साफ जवाब दिया तो सौंदर्या की आंखें बड़ी हो गई। देव मुस्करा उठा तो सौंदर्या उसकी मुस्कान में एक पल को खो गई। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? सौंदर्या ने आंखें छोटी करके उसे देखा। फ्लर्ट क्या होता है हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि आप हमें बहुत अच्छी और शायद हमें आपसे प्रेम हो गया है, देव ने कहा तो सौंदर्या ने आंखें बड़ी करके उसे देखा और फिर अगले ही पल है खिलखिला उठी।
देव को समझ नहीं आया कि वह क्यों हंस रही है। ओ मिस्टर देव, प्रेम इस तरीके से नहीं होता है। अभी तो हम एक बार मिले हैं और प्रेम होने के लिए लोगों को बार बार मिलना, एक दूसरे को समझना जरूरी होता है, समझे कुछ? तो ये बिना मतलब की बातें मुझसे मत करो। सौंदर्या बोली, हम झूठ नहीं बोलते, हमारी आदत नहीं है। हम हमेशा सच बोलते हैं और यही सच है कि हमें आपसे प्रेम हो गया है, बेहद प्रेम। और आप हमें जान और समझ लीजिए। जितना समय लेना है लीजिए, पर हम आपको समझ भी गए हैं। जिस पल आपने हमारा हाथ थामा हम आपको जान गए हैं। जल्दी ही आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम सही है। देव बोला, क्या समझे और क्या जाने? सौंदर्या बोली, आपका नाम सौंदर्या है, आप अनाथ हो और महादेवी अनाथ आश्रम में रहती हो और कॉलेज में पढ़ती हो, साथ ही बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च निकालती हो। दिल में एक खालीपन है और आपका दिल चाहता है कि कोई आपको बेइंतहा मोहब्बत करे। देव बोला तो सौंदर्या का मुंह खुला रह गया कि तभी बस रुक गई। चलो बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं, अब यहाँ से ऑटो लो और सब लोग अपने अपने घर निकलो। प्रोफेसर बोले तो सारी लड़कियां बस से उतरने लगी। सौंदर्या ने एक नज़र देव की तरफ देखा जो कि गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था, फिर वह भी उतरकर चली गई। देव अभी तक उसे देख रहा था। सौंदर्या ने ऑटो लिया और पलटकर देव की तरफ देखा, पर तो देव को अपनी तरफ देखता पाया। वो सड़क पर खड़ा सौंदर्या को देख रहा था। ऑटो आगे बढ़ गया और सौंदर्या ने अपनी गर्दन बाहर निकाल कर देखा तो देव अब भी उसे देख रहा था। बड़ा ही अजीब है ये लड़का, पर जो भी है बहुत प्यारा। पर प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है, सौंदर्या बोली और उसी के साथ उसने सिर झटका और ऑटो देव की आंखों से ओझल हो गया। प्यार ऐसे भी होता है सौंदर्या, और अब हेमू को ढूंढने के साथ साथ आपको भी अपने प्रेम रंग में रंगना है हमें। देव बोला और सड़क से उतर वापस जंगल में चला गया। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्द ही।